था, वो तो हर मस्जिद को ये कह देंगे कल को हरिहर मंदिर था। हमें मंदिर से कोई एतराज नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। पथराव की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ पथराव जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनाव, जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा था, उस चुनाव का ध्रुवी सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। उनकी हत्या पुलिस के द्वारा, पुलिस की गोली से की गई है। और तो नरेंद्र मोदी जी को इस देश की नई नस्ल कभी माफ नहीं करेगी। उस कानून पे भरोसा करें जो मुख्यमंत्री के इशारे पर, भाजपा की सरकार के इशारे पर 5 नौजवानों को गोली मार दी के न्यायालयों पर बोझ है। दूसरी तरफ एक याचिका कोई इंसान दायर करता है, उसमें दूसरे पक्ष को सुने बिना भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल के शासनकाल में जिस तरीके से कोर्टों के ऊपर दबाव डाल के अपने मन चाहे फैसले कराए हैं। हम किसी बाबा पे हम लोग यकीन नहीं करते, हम लोग सिर्फ ईश्वर पे और अल्लाह पे यकीन करने वाले लोग हैं। इस अल्पसंख्यकों के लिए, जिनके लिए भी सबसे बड़ा खतरा नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हत्या की है, पुलिस वालों के ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। वहाँ के जितने भी नहीं तो इस तरह के बागेश्वर बाबा जैसे लोगों के हम बयान को कोई तरजीह नहीं देते। उस भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की, मुख्यमंत्री योगी जी की भाषा बोलते हैं, जो इनको ऊपर से आदेश आता है। तो ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी सरकार को या न्यायालय को जो इस मामले में इतनी तेजी बरतनी पड़ी उनको? कि ये हिंसा नहीं है, ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्थित लोगों के द्वारा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग हिंसा का इसको नाम दे रहे हैं, हिंसा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, मैं पिछले 3 दिन से ये बात हर प्लेटफॉर्म पर कह रहा हूँ, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, कि ये हिंसा नहीं है। ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्थित लोगों के द्वारा एक सुनियोजित तरीके से एक दंगा कराया गया है, क्योंकि उनको एक माहौल ख़राब करना था। और मुझे देख के ये हैरानी होती है कि जिस तरीके से याचिका कोर्ट में दायर की गई और माननीय न्यायालय द्वारा उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए 2 घंटे के अंदर ऑर्डर भी पास कर दिया गया, और 2 घंटे के भीतर ही उसी दिन के अंदर सर्वे टीम भी चली गई। और आपने अक्सर सुना होगा, हिंदुस्तान का हर भारतीय जानता है कि सरकार और देश के मुख्य न्यायाधीश तक ये बात कई बार कह चुके हैं कि भारत के न्यायालयों पर अत्यधिक बोझ है, बहुत सारे मामले यहाँ पर लंबित हैं। तो जहाँ सरकार एक तरफ ये कहती है इतने सारे मामले लंबित हैं, न्यायिक प्रक्रिया में इंसाफ मिलने में देरी होती है, उसका कारण न्यायालयों पर बोझ है, तो मुझे इस बात को सोचकर बिल्कुल हैरानी होती है कि एक तरफ एक वर्जन ये है कि न्यायालयों पर बोझ है, दूसरी तरफ एक याचिका कोई इंसान दायर करता है, उसमें दूसरे पक्ष को सुने बिना। जबकि कानून ये है, तरीका ये है, संविधान ये कहता है अगर कोई ऐसा मामला है तो जज साहब को भी इस मामले में थोड़ी संवेदनशीलता बरतनी चाहिए थी, दूसरे पक्ष को नोटिस करके सुनना चाहिए था। अगर नोटिस करते, उनको कोई बुलाते तो उनका पक्ष सुनते, तो कम से कम उसके बाद वो सर्वे टीम को भेज सकते थे। लेकिन उन्होंने याचिका को तुरंत सुन लिया, तुरंत उस पर फैसला सुना दिया, तुरंत उस पर उसी दिन जो है सर्वे टीम को भेज दिया, और तुरंत कलेक्टर और एसपी जो है फौरन सर्वे करने भी चले गए। तो ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी सरकार को या न्यायालय को जो इस मामले में इतनी तेजी बरतनी पड़ी उनको? इतनी उग्रता क्यों हो गई? आखिर वहां पर सर्वे टीम पहुंची तो पथराव क्यों होने लगा? क्यों दंगे जैसा माहौल क्यों बन गया? आपका सवाल थोड़ा सा मैं गलत है, आपका ये सवाल, क्योंकि आपने जो बात पथराव की कही है वो उस दिन पहले दिन की नहीं है, वो दूसरे दिन की बात है। जब पहले दिन सर्वे टीम माननीय न्यायालय के आदेश के बाद गई थी, सर्वे टीम, कलेक्टर और एसपी गए थे, तो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने, वहाँ के जिम्मेदार लोगों ने, संभल के अवाम ने पूरी तरह से उनके साथ अमन शांति का पैगाम देते हुए पूरे सम्मान के साथ पूरा सहयोग किया था और पूरा सर्वे कराया था। लेकिन जुमे की नमाज के बाद जिस तरीके से तीसरे दिन दोबारा सर्वे करने के लिए वो टीम गई, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, बिना न्यायालय के दूसरे आदेश के बाद दोबारा सर्वे क्यों कराया जा रहा था? जब कोर्ट ने एक बार आदेश किया तो सर्वे हो गया, उसके बाद जब दूसरा बार वो सर्वे करने के लिए गए तो दूसरा आदेश लाने की ज़रूरत थी या नहीं थी? तो दूसरा सर्वे बिना आदेश के क्यों किया गया? और जो आप पथराव की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ पथराव जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनाव, जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा था, उस चुनाव का ध्रुवीकरण करने के लिए, बहुसंख्यक समाज के जो सेकुलर नहीं है उनके वोट को बटोरने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने माहौल ख़राब करने के लिए इस मस्जिद का विवाद जानबूझ के जन्मा है। और ये याचिका को भी मैं कहता हूँ, याचिका दायर करने का मकसद एक झूठा विवाद फैलाना था और उस विवाद को जन्म देना था। हरिहर मंदिर है, उनके कहने से क्या होता है, जब एक बार कोर्ट ने आदेश दिया था, वो तो हर मस्जिद को ये कह देंगे कल को हरिहर मंदिर था। हमें मंदिर से कोई एतराज़ नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, किसी की भी इबादत गाह से हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। जिसकी इबादत गाह है वो हमारे सर माथे पर है, लेकिन हमारा संविधान सबको वर्शिप एक्ट देता है
कि जिसकी जो भी इबादत गाह है वहाँ आपको आप उसको इबादत करने दें। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में कभी मथुरा, कभी काशी, कभी कोई सी मस्जिद, अब संभल की जामा मस्जिद लेकर आए, जो माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, ये सिर्फ देश की जो हिंदुस्तान की जो गंगी जमनी तहजीब है उसको तार तार करने की अरे कोशिश कर बाबा रहे हैं। बागेश्वर कह रहे हैं कि वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगा। उन देखिए ऐसा, ये सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग हैं, उनके पाले हुए लोग हैं, उनके रहमो करम पे पलने वाले लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की, मुख्यमंत्री योगी जी की भाषा बोलते हैं। जो इनको ऊपर से आदेश आता है ये वही बयान दे देते हैं। पर बागेश्वर बाबा तो चिट्ठी वो निकालते, पर्ची निकालते, उनकी पर्ची हमेशा सच होती है। हम किसी बाबा बाबा पे हम लोग यकीन नहीं करते, हम लोग सिर्फ ईश्वर पे और अल्लाह पे यकीन करने वाले लोग हैं। इस तरह के पूरी कितने दुनिया बाबा बागेश्वर पे यकीन कर रही है और आप यकीन इस क्यों तरह नहीं के कितने सारे बाबा आते हैं, चले जाते हैं, 1 साल 2 साल लामलाइट में रहते हैं। आप लोगों की उनके ऊपर नजर इनायत हो जाती है कि वो उनको एक थोड़ा सा हिंदुस्तान में एक अटेंशन मिल जाता है, लोग उनको समझने लगते हैं। कुछ 2 साल के बाद फिर जब उनके कारनामे खुल कर आते हैं, कितने सारे बाबा जो हैं भाजपा के, जो मंचों से लोगों से अपील करते थे वोट की, आज वो जेलों में किस किस तरह के आरोपों को वो झेल रहे हैं, किस किस तरह के 5 उनके लोगों मामलों में की- फैसला आ चुका है। हाँ। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इस तरह के बागेश्वर बाबा जैसे लोगों के हम बयान को कोई तरजीह नहीं देते। उस बवाल में 5 लोगों की जान चली गई, लेकिन जान पुलिस वाले तो कह रहे हैं हमने गोली नहीं चलाई। जान नहीं गई, पुलिस वालों ने हत्या की है, पुलिस वालों के ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। वहाँ के जितने भी आई विटनेसेस हैं, आप जाकर देखिए, देश का एक जो मीडिया है जिसको लोग बिकाऊ मीडिया कहते हैं, जो गोदी मीडिया कहते हैं, वो सच दिखाने को तैयार नहीं है। वहाँ इंटरनेट बंद कर दिया गया है। ठीक है, कोई कह रहा है कश्मीर जैसे हालात कर देंगे, वहाँ पर कोई बयानबाजी कर रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, लेकिन पुलिस तो कह रही है हमने गोली नहीं चलाई तो है। किसने चलाई? उन 5 बच्चों की हत्या किसने करी? आपने जिन 5 कह रहे हैं माओं आपस की में गोलियां जिन चल गई 5 उसकी। माओं की जो गोद सूनी करी, उसका जिम्मेदार कौन है? प्रदेश की भाजपा सरकार उसकी जिम्मेदार है, पुलिस का कप्तान उसका जिम्मेदार है, कलेक्टर उसका जिम्मेदार है, पूरा प्रशासन उसका जिम्मेदार है। ये सिर्फ एक प्री प्लान तरीके से, एक सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। उनकी हत्या पुलिस के द्वारा, पुलिस की गोली से की गई है। और बार बार जिस तरह के पुलिस के अधिकारियों के वर्जन बदल रहे हैं, पहले दिन उनका वर्जन कुछ और था, दूसरे दिन कुछ और है, तीसरे दिन कुछ और है, तो ये सिर्फ पूरी तरह से संदेह पैदा करता है कि वो एक आप योगी जी मामले के को प्रशासन पे उंगली उठा ढकने रहे की हैं। कोशिश कर रहे हैं। आप योगी जी के प्रशासन पर उंगली उठा रहे हैं। मैं योगी जी का प्रशासन पे उंगली नहीं उठा रहा। योगी जी की तो उत्तर प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन जो प्रशासन वर्दी पहनता है, जो संविधान की कसम खाता है, तो उन्हें कम से कम संविधान का पालन करना चाहिए। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर बिल्कुल उनके गुलाम बनकर इस तरह से देश का माहौल को खराब करने का जो है सम्मान नहीं करती क्या? भारतीय जनता पार्टी, कल मैंने पहली बार देखा देश के प्रधान, आप किस भारतीय जनता पार्टी के सम्मान की बात कर रही हैं? उन्होंने अपने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर कभी देश का झंडा तक नहीं लगाया। देश का संविधान क्या होता है? कल प्रधानमंत्री जी ने 10 साल के बाद, जब राहुल गांधी जी संविधान बचाने के लिए देश में निकले हैं, उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा की उन्होंने। उसके बाद प्रधानमंत्री जी को संविधान की याद आती है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान को तार तार कर रही, पूरा देश जानता है। कर पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने संविधान की पुस्तक को माथे से लगाया। 10 साल पहले उन्होंने पार्लियामेंट की सीढ़ियों को माथे पर लगाया था। आप देखिए, कल उन्होंने संविधान को माथे पर लगाया है, तो संविधान का पता नहीं क्या हाल होने वाला है। जिस तरीके से 10 साल पहले पार्लियामेंट की सीढ़ियों को चुना था, उस पार्लियामेंट के अंदर किस किस तरीके से बिल पास करे जाते हैं, जो विपक्ष के लोग अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, सांसद, उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। सर सवाल तो सुनिए, पर मोदी जी ये कहते हैं कि सबसे बड़ा जो खतरा लोकतंत्र और संविधान को है वो खुद कांग्रेस से है खतरा। सबसे बड़ा खतरा देश के लिए, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, वृद्धाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, जिनके लिए भी सबसे बड़ा खतरा नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये वो देश है जहां पर मुसलमान गंगा के पानी से वजू करते हैं। ये वो देश है जहां पर हमारे हिंदू भाई मुसलमानों की दरगाहों पर जाकर, मज़ारों पर जाकर अपनी मन्नतें, मुरादें पूरी कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से शासन में आई, उन्होंने देश के बिल्कुल सामाजिक सौहार्द को बर्बाद कर दिया, लेकिन तबाह जिस कर तरह दिया से- है। मैं ये कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को इस देश की नई नस्ल कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन जो मस्जिद के सदर हैं और वकील भी हैं, उनको तो वो तो कह रहे हैं कि हमने आंखों से देखा है कि गोली पुलिस ने चला, इसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया ये गया। बात तो मैंने आपके तीसरे सवाल पे कही थी। ये वाली बात तो पुलिस ने गोली चलाई है, वो हत्या पुलिस के द्वारा की गई है। जो कल वहाँ के वकील ने कही, ये बात मैं पिछले 3 दिन से कह रहा हूँ। गिरफ्तार कर लिया गया ना उनको। इसलिए उनको गिरफ्तार, वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था, झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था। सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग करके किसी को भी गिरफ्तार कर देते हैं और उनके ऊपर दबाव डाल के अपनी पार्टी में जब लेकर आ जाते हैं, तो उनके सारे मुकदमे भी खत्म हो जाते हैं, आरोप भी खत्म हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद में सारी चीज वो दूध के धुले हो जाते हैं वो लोग ही जो हैं। तो कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे जब आप कह रहे हैं कि मस्जिदें सुरक्षित नहीं है, हर मस्जिद में शिवलिंग या तो मंदिर ढूंढी जाती है। ये सिर्फ सुरक्षित कुछ भी तो नहीं है। देश में सुरक्षित क्या बचा है? महिलाएं सुरक्षित हैं,
आप हाथरस की बिटिया को याद कीजिए, तो प्रधानमंत्री जी कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाथरस की बिटिया का बलात्कार हुआ, बलात्कार होने के बाद आप देखिए रातों रात उस बच्ची को उसके बिना माँ बाप की मर्जी के उसको जला दिया गया, उन्हें मिलने तक नहीं दिया। आप देखिए बिल्किस बानो के जितने भी बलात्कारी थे उनको कोर्ट से सजा हुई थी उम्र कैद, उसको छुड़ाया गया, उसका भारतीय जनता पार्टी के लोग माला पहना पहना कर उसका स्वागत कर रहे थे। तो कौन किसान सुरक्षित है इस देश में? भारतीय जनता पार्टी के काले कानूनों की वजह से जो देश को उन्होंने अडानी को भेजा, कितने किसानों की जान चलेगी आप मुझे बताइए। छात्र दिन रात मेहनत कर रहे हैं, नीट का पर्चा लीक हुआ, महिलाएं हमारी जो देश के लिए ओलंपिक पदक जीत कर आती हैं उन्हें जंतर मंतर पर किस तरह घसीटा जाता है, मारा जाता है। तो कौन सुरक्षित है इस देश में? कोई भी सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ मंशा सरकार बनाने की है, कुर्सी हासिल करने की है। वो चाहे कुर्सी देश के नागरिकों को, हम लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरते चले जाएंगे और सरकारें बनाते चले आखिरी जाएंगे। सवाल। कोर्ट में न्यायालय में विचाराधीन है, हम लोग कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे देश के में जो लोकतंत्र है, संविधान है, कि जज साहब उसका फैसला जो है किसी दबाव में ना करें, निष्पक्ष होकर करें। जिस तेजी से उन्होंने निष्पक्षता उन्होंने इस मामले में नहीं दिखाई, तो हमें उम्मीद तो उनसे हालांकि कम ही है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है देश के संविधान को सर माथे पर लगाने वाले कानून लोग पे हैं। भरोसा नहीं रहा आपका? नहीं रहा, बिल्कुल नहीं है। हम्म। किस कानून का भरोसा है? जिस उस कानून पे भरोसा करें जो मुख्यमंत्री के इशारे पर, भाजपा की सरकार के इशारे पर 5 नौजवानों को गोली मार दी जाती है, उस पर आप कैसे भरोसा कर लेंगे? कोर्ट पर तो भरोसा है। कोर्ट पर भरोसा कितना है कितना नहीं है ये सब लोगों को जानते हैं। कोर्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल के शासनकाल में जिस तरीके से कोर्टों के ऊपर दबाव डाल डाल के अपने मन चाहे फैसले कराए हैं, कोर्ट के चीफ जस्टिस को राज्यसभा एमपी बनाने का काम किया है, तो ये सब बातें कुछ तो मान लीजिए अब देश में कोई कानून नहीं बचा कुछ हुआ। राजनीति की कुछ मजबूरियां होती हैं मेरी, मैं पूरी तरह से नहीं बोलना चाहता, मैं कुछ लफ्जों की गरिमा रखना चाहता हूँ। हाँ। ठीक।